प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो आइए कंसिडर करते हैं ए रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए सोर्स ई ऑफ एसी वोल्टेज। ये एसी का साइन है, ये ईएमएफ है एसी सोर्स का। अब जब हमने यहाँ रेजिस्टेंस लगाया तो सर्किट क्लोज हो गया, इसमें से करंट फ्लो करेगा और जब करंट फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस, इस सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज थोड़ी सी कम हो जाएगी ई से। लेट दिस वोल्टेज और दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सोर्स इज इक्वल टू वी। अब क्योंकि ये एसी सोर्स है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी साइनोसॉइडली वेरिंग होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वी मैक्सिमम sin omega t, where V is the instantaneous value of this potential difference. Vm is the maximum value of potential difference or the amplitude of this oscillating voltage. Omega is angular frequency of potential difference and omega is equal to 2 pi by t. T is the time period of potential difference and 1 over t is equal to nu, तो ये हो जाएगा 2 pi nu. Nu is the frequency of potential difference. अब अगर हमने इस सर्किट में से करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेट द करंट इज I, अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इस सर्किट में लगाएंगे किरचॉफ्स लूप रूल। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप रूल, algebraic sum of changes in potential around any closed loop is equal to 0. That is, summation ET is changing with time. Summation ET is equal to 0. यहाँ कौन कौन से पोटेंशियल डिफरेंस हैं? एक तो ये V और दूसरा जब ये करंट I फ्लो करेगा तो R के अक्रॉस डेवलप होगा IR, यानी V और IR का एल्जेब्रिक सम इट शुड बी 0। आइए इसको समझते हैं डीसी सर्किट से। यहाँ हमने लिया था डीसी सोर्स, दैट इज सेल और बैटरी, जिसका कि ईएमएफ है E, और जब इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस लगाया सर्किट क्लोज हो गया। करंट मान लो I फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द सेल, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। मान लीजिए कि ये वोल्टेज है V और इस करंट I की वजह से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा IR। यहाँ हम करंट की डायरेक्शन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो यहाँ देखिए कि अलजेब्रिक सम ऑफ V एंड IR मस्ट बी 0। हम मान लीजिए इस लूप के अराउंड मूव कर रहे हैं, तो जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल, तो उस केस में हम इस V को पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ हम ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो यहाँ हम IR को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो V माइनस IR इज इक्वल टू 0 और V इज इक्वल टू IR। तो हम यहाँ भी लिखेंगे V इज इक्वल टू IR। आपको ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने के लिए है। तो यहाँ से हमारे पास I आ गया, I इक्वल टू V ओवर R। V को हम लिखेंगे V मैक्सिमम साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाय दिस R। सो I इज इक्वल टू VM ओवर R को हम लिख सकते हैं I मैक्सिमम साइन ओमेगा t। तो इसको हमने I को क्या लिखा? I इज इक्वल टू V मैक्सिमम ओवर R।
इस इक्वेशन को हम बाद में यूज़ करेंगे। अब देखिए कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखकर हमें पता लगता है कि वोल्टेज और करंट जो हैं वो दे आर इन सेम फेज. There is no phase difference between voltage and current when a resistance is connected across an AC source. दोनों के केस में फेज क्या है? ओमेगा टी. यहाँ हमने प्लॉट किया है, ये कर्व है वोल्टेज वर्सेस ओमेगा टी, वोल्टेज वर्सेस एंगल. तो यहाँ पर ये V मैक्सिमम, ये और ये करंट के लिए प्लॉट किया है. करंट की कर्व है करंट वर्सेस ओमेगा टी, और ये जो है दिस इज मैक्सिमम करंट IM. इन दोनों कर्व्स में देखिए कि जब वोल्टेज ज़ीरो हो रही है उसी टाइम पर करंट भी ज़ीरो हो रहा है. तो जब वोल्टेज मैक्सिमम हो रही है उसी टाइम पर करंट भी मैक्सिमम हो रहा है, और दोनों एक साथ ही मिनिमम हो रहे हैं. तो आप कह सकते हैं कि देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस AC सोर्स. लेकिन देखिए कि ये कर्व करंट की है, तो करंट की कर्व में ये 50% जो कर्व का हिस्सा है वो ऊपर है इस एक्सिस से पॉजिटिव, और 50% जो है वो करंट की कर्व का हिस्सा नीचे है नेगेटिव. सो इट मीन्स कि सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0. मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0. लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0, or there is no dissipation of energy across in this resistance. There is dissipation of electrical energy. क्यों? हमें पता है कि जूल हीटिंग इज इक्वल टू I स्क्वायर R. अब चाहे I पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा. सो देयर इज हीटिंग प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस R. आइए फाइंड आउट करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस R. लेट्स कॉल इट P. देन P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. Let's calculate average power dissipated in resistance R. Average power will be shown by P with bar equal to I square R. It's average. I को हम लिख लेंगे IM sin omega t. I square it's square. IM square sin square omega t into R. Average of this equal to P bar. This is equal to, अब क्योंकि IM स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे. R भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लेंगे. तो एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी. P एवरेज इक्वल टू I मैक्सिमम स्क्वायर R. इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2. स्क्वायर को हमने सिंगल फंक्शन के फॉर्म में लिख लिया. P एवरेज इक्वल टू I मैक्सिमम स्क्वायर R. इस 2 को इधर लिख लिया 1/2, ये मल्टीप्लाई हुआ 1 से, माइनस 1/2 I मैक्सिमम स्क्वायर R इंटू कॉस 2 ओमेगा टी. अब ये कांस्टेंट है तो एवरेज ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी. एवरेज ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी इज 0. फिजिक्स में आप इसको डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं. मैथमेटिक्स से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं. आइए प्रूव करके देख लेते हैं. एवरेज ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी, दिस विल बी इक्वल टू 1/t t टाइम पीरियड इंटीग्रल ऑफ cos 2 omega t dt 0 to t.
This is equal to 1/2 integral of cos 2 omega t is sin 2 omega t divided by 2 omega. Its limits from 0 to t. ये 1/t 1/2 ओमेगा को इधर लिख लिया. साइन 2 ओमेगा टी में टी की जगह कैपिटल टी रखेंगे तो साइन 2 ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई बाय टी. इसकी जगह कैपिटल टी माइनस ये जब यहाँ लोअर लिमिट लगाएंगे टी की जगह 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा. तो हमारे पास क्या आ गया इक्वल टू 1/2 ओमेगा टी इंटू ये टी कैंसिल हो गया 2 पाई इंटू 2 4 पाई. दिस विल बी 0. साइन 4 पाई इज इक्वल टू 0. सो एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0. फिजिक्स में डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा और एवरेज पावर कितने आ गई 1/2 आई मैक्सिमम स्क्वायर इंटू आर. लेकिन क्या है कि डीसी सर्किट में आपने देखा कि पावर को लिखा जाता है आई स्क्वायर आर. अगर पावर को इस फॉर्म में लिखना है तो हम डिफाइन करते हैं ए स्पेशल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विच इज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आर IRMS और virtual value of current alternating current और the effective value of alternating current या हम इसको I से डिनोट कर देते हैं. IRMS कैसे लिखें I रूट मीन स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट मीन ये squares of instantaneous values. This will be equal to हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ का जो स्क्वायर है और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ के स्क्वायर्स का मीन दिस इज़ इक्वल टू आई मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ये मैथमेटिक्स से. तो हम इसको लिख लेंगे इसकी जगह आई मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ये आई स्क्वायर मीन की जगह और इसका स्क्वायर रूट. तो हमारे पास IRMS कितना आ गया इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट आई मैक्सिमम IM डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2. तो यहाँ से आई मैक्सिमम कितना आ गया इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 टाइम्स IRMS. और अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें IRMS इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट 2 होता है 0.7072. ये मल्टीप्लाइड विद आई मैक्सिमम मीन्स 0.7072 टाइम्स आई मैक्सिमम मीन्स आई मैक्सिमम से थोड़ा सा कम होती है ये वैल्यू. ग्राफिकली हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं. इस तरफ करंट प्लॉट किया है और ये IM नेगेटिव साइड पर मैक्सिमम वैल्यू और ये IM पॉजिटिव साइड पर ये मैक्सिमम वैल्यू और ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू I. सो IRMS इज़ about 70.7% of I maximum. चलिए अब I maximum की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं एवरेज पावर में. P average is equal to 1/2 I maximum is equal to square root 2 times IRMS और इसका स्क्वायर इंटू R. सो ये पावर आ जाएगी एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 2. इसका स्क्वायर कितना हो गया 2 इंटू IRMS स्क्वायर इंटू R. तो ये हमारे पास आ जाएगा P एवरेज इक्वल टू IRMS स्क्वायर इंटू R. अब ये इक्वेशन जो है सिमिलर है डीसी सर्किट. डीसी में हमने पावर को शो किया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R. तो ये दोनों सिमिलर हैं
जब IRMS I के बराबर होगी तो ये दोनों पावर्स सेम हो जाएंगी और हम लिख पाएंगे P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो हम ये कह सकते हैं कि IRMS इज द इक्विवेलेंट DC करंट that would produce same power loss in a resistance as the alternating current. IRMS is the equivalent DC current that would produce same average power loss as the alternating current under similar conditions. तो पावर के लिए एक इक्वेशन ये हो गई। आइए दूसरी इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। उससे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। लेट इट बी VRMS। हमने IRMS को लिखा I मैक्सिमम ओवर स्क्वायर रूट 2, VRMS इज इक्वल टू V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 और V मैक्सिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 टाइम्स VRMS। आइए अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं उस इक्वेशन में जो हमने लिखी थी। हमने ये इक्वेशन लिखी थी VM ओवर R इज इक्वल टू IM। इस इक्वेशन में दोनों साइड हम डिवाइड कर देते हैं स्क्वायर रूट 2 से। IM ओवर स्क्वायर रूट 2, VM ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास आ गया IM ओवर स्क्वायर रूट 2 इज IRMS इक्वल टू VM ओवर स्क्वायर रूट 2 VRMS डिवाइडेड बाय R। या हम इसको I से डिनोट करें और इसको हम V से डिनोट करें डिवाइडेड बाय R। तो ये इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ, एग्जैक्टली सिमिलर है जो कि हमने DC में देखी थी। तो यहाँ हमें पता लगता है कि कितना एडवांटेजियस है अल्टरनेटिंग करंट में दिस IRMS को डिफाइन करना। This shows the advantage of defining root mean square value or effective value or virtual value of AC। चलिए पावर की बाकी इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं। इस इक्वेशन में से अगर हम R को एलिमिनेट करें, अगर हम R को लिखें तो यहाँ से R इज इक्वल टू V ओवर I। तो पावर कितनी आ जाएगा P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R की जगह V ओवर I। तो ये आ जाएगा I इंटू V। ये सेकेंड इक्वेशन। और अगर हम यहाँ से I को एलिमिनेट करें, I इज इक्वल टू V ओवर R, तो पावर कितनी आ जाएगी P इज इक्वल टू I की जगह V ओवर R। इट्स स्क्वायर V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इंटू R। तो ये आ गया V इंटू V स्क्वायर ओवर R इंटू ये आ जाएगा V स्क्वायर ओवर R। एक R कैंसिल हो जाएगा। तो ये तीन इक्वेशंस पावर के लिए आ गई। तो ये तीन इक्वेशंस और ये रिलेशन ये सारे सिमिलर हैं उन इक्वेशंस के जो कि हमने DC में देखी थी, DC में फाइंड आउट की थी। सो दिस शोज द एडवांटेज ऑफ डिफाइनिंग RMS वैल्यूज़ ऑफ करंट एंड RMS वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज इन AC। चलिए एक बात और कर लेते हैं कि जहाँ भी हम स्पेसिफाई करते हैं AC वोल्टेजेस को और AC करंट्स को या हम मेजर करते हैं तो वहाँ जो मतलब होता है उसका मतलब होता है RMS वैल्यूज़ ऑफ करंट एंड RMS वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज से। फॉर एग्जांपल इन हाउस होल्ड लाइन वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, दिस इज RMS, दिस इज RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज और जिसके कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट 2 टाइम्स VRMS and this will be equal to square root 2 into 220 volts, this will be 311 volt। तो जब तक ये पर्टिकुलरली बताया ना जाए कि किस तरह की वोल्टेज है, मैक्सिमम है या इंस्टेंटेनियस है, जब तक बताया ना जाए तो मतलब किससे होता है RMS वैल्यूज से। आइए अब जानें कि क्या DC वोल्ट मीटर्स
और डीसी एमीटर्स यूज़ हो सकते हैं एसी वोल्टेजेस और करंट्स को मेजर करने के लिए? नहीं हो सकते। अगर हम डीसी वोल्टमीटर या डीसी एमीटर लगाएंगे तो उनमें रीडिंग ज़ीरो आएगी। क्यों? क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इज़ ज़ीरो ओवर ए कंप्लीट साइकिल एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज़ ज़ीरो। तो किस तरह के वोल्टमीटर और एमीटर्स यूज़ होंगे और वो किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड होंगे? ये वोल्टमीटर्स और एमीटर्स बेस्ड हैं ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जूल हीटिंग प्रॉपर्टी यूज़ होती है इनमें और इनको कहते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। आपको पता है जूल हीटिंग इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर। तो यहाँ जो हीटिंग है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू आई, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इट मीन्स कि जो स्केल होगा डीसी वोल्टमीटर्स का और एसी वोल्टमीटर्स और एसी एमीटर्स का वो लीनियर नहीं हो सकता क्योंकि हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। स्केल जो है नॉन लीनियर होगा। आइए अब जाने कि एसी एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर एसी में कितना होगा? क्या हम उस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं जब हमने 2 कंडक्टर्स लिए थे डीसी में और इसमें से करंट हमने कहा था कि 1 एम्पियर और जब ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे तो तब उससे हमने डिफ़ाइन किया था 1 एम्पियर। उस तरह से हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। एसी 1 एम्पियर कितना होगा? AC ampere must be defined in terms of Joule heating property, and there is 1 ampere of RMS value of alternating current in a circuit if the current produces the same average heating effect as 1 ampere of DC current would produce under the same conditions. Bachcho, I am sure you have followed. Thank you.